नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HFC में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार के भौतिक विभाजन के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने जाना बिहार के सामान्य परिचय। बिहार के सामान्य परिचय में हम लोग ने जाना अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, क्षेत्रफल, कितने प्रमंडल, मंडल, अनुमंडल, ये सब, विधानसभा सीटों की संख्या, बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, तो ये सब हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो हम प्लेलिस्ट में जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे बिहार के भौतिक विभाजन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार का भौतिक विभाजन का तात्पर्य है बिहार के कौन क्षेत्र में पहाड़ी है, कौन क्षेत्र में मैदानी भाग है, कौन क्षेत्र में पठारी भाग है। तो ये सब चीज़ें बिहार के भौतिक विभाजन में हम लोग जानेंगे। तो बिहार को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। 3 क्षेत्र, वो कौन कौन क्षेत्र में बांटा गया है? पहला मैदानी क्षेत्र, ठीक है। दूसरा पठारी क्षेत्र। तीसरा पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र। तो ये 3 कैटेगरी में कैटेगराइज की मतलब बांटा गया है बिहार के क्षेत्र को, जिसे हम भौतिक विभाजन कहते हैं। ओके, तो आइए जानते हैं बिहार के मैदानी क्षेत्र के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि बिहार में गंगा नदी प्रवाहित होती है, यानी बहती है। तो गंगा नदी यहाँ यूपी से बिहार में प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल में चली जाती है यहाँ से। तो जहाँ तक देखा जाए तो बिहार को गंगा नदी दो बराबर भागों में बांटती है। गंगा के उत्तर में उत्तरी बिहार और गंगा के दक्षिण में दक्षिणी बिहार। तो मैदानी भाग में यह स्थिति हम लोग को देखने को मिलती है कि गंगा नदी बिहार को 2 बराबर भागों में बांट देती है। बिहार में मैदानी भाग पूरा बिहार का 95% है, 95%। मतलब बिहार में टोटल लगभग मैदानी भाग ही है पूरा बिहार में। कहीं कहीं पहाड़ी भाग है और कहीं पठारी भाग है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उत्तर बिहार में हिमालय नदी बहती है। ये जो उत्तरी बिहार है, यहाँ से हिमालय नदी बहती है, ऐसे यहाँ से आती है, यहाँ से आती है, ऐसे उत्तर बिहार से हिमालय नदी बहती है। तो हिमालय नदी बहती है और यह भाग बाढ़ के लिए जाना जाता है। तो हिमालय नदी बहने का तात्पर्य है कि हिमालय वर्षवाहिनी नदी है। यहाँ इसमें वर्षा से भी जल प्राप्त होता है और हिमनद से भी जल प्राप्त होता है। इसलिए उत्तर बिहार, जो बिहार का गंगा मैदान का उत्तरी क्षेत्र है, उत्तर बिहार जिसे बोलते हैं, वो बाढ़ के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो बाढ़ के लिए जाना जाता है। वही दक्षिणी बिहार सूखा के लिए जाना जाता है। इधर बाढ़ आ जाता है, इधर सूखा ही रह जाता है, सूखा ही रह जाता है इधर। तो सूखा क्यों रह जाता है? इधर है जो पठारी नदियाँ इधर आकर मिलती है, सोन, केन, बेतवा, फल्गु। तो ये सब नदी पठारी नदी है जो वर्षा पर निर्भर करती है। जब तक नदी में वर्षा से नदी में जल प्राप्त होता है, वर्षा के मौसम में नदी में जल खूब लबालब भरा हुआ रहता है और दिन नदी सूख जाती है। तो इस कारण से दक्षिणी बिहार सूखा क्षेत्र के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो उत्तरी बिहार बाढ़ के लिए जाना जाता है, यानी जिधर ज़्यादा पानी होगी उधर पेड़ पौधे भी अधिक होंगे, वनस्पति भी अधिक होगी। तो इसी कारण से पूरे बिहार में उत्तर बिहार यानी उत्तरी बिहार में वन क्षेत्र सबसे अधिक है। वही दक्षिणी बिहार तो सूखा रह जाता है, तो इधर वन क्षेत्र सबसे कम है। एक चैन बनाकर हम लोग देख रहे हैं कि पानी है तो पेड़ होगा ही, तो जाहिर बात है पानी नहीं है तो पेड़ नहीं होगा। तो उत्तर बिहार में वन क्षेत्र की अधिकता है। तो बिहार, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, उत्तर बिहार बाढ़ के लिए जाना जाता है, दक्षिण बिहार सूखा के लिए जाना जाता है।
तो बाढ़ आने का कारण है हिमालय नदी, जिसमें वर्षवाहिनी नदी है, जो वर्ष भर इसमें पानी लबालब भरा रहता है। तो यह हिमालय नदी है, तो इसमें ढाल हिमालय से अधिक होती है, तेज़ रफ्तार में पानी आती है ज़मीन बिहार के मैदानी क्षेत्र में। तो तेज़ रफ्तार से आने के कारण नदियों में मलबा अधिक होता है, ठीक ना। पत्थर मिट्टी पहाड़ से काटते हुए मैदानी क्षेत्र में लाते हैं और यहाँ पर लाकर मैदानी क्षेत्र में बिखेर देते हैं। बाढ़ आने से मट्टी भी बिखर जाता है, मतलब नया नया मट्टी चढ़ जाता है। तो वही नए मिट्टी के चढ़ने से उसे खादर मिट्टी कहते हैं, और खादर मिट्टी उपजाऊ होती है। तो इसलिए उत्तरी बिहार कृषि के क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, यानी कृषि का क्षेत्र उत्तर बिहार है, ठीक है। इधर तो सूखा पड़ जाता है, खेती इधर भी होती है, लेकिन इस क्षेत्र की अपेक्षा इधर कम होती है इस साइड का, कि इधर उपजाऊ मिट्टी नहीं है। इधर बाढ़ आती है, नई जलोढ़ मिट्टी लाती है, और नई जलोढ़ मिट्टी को हम कहते हैं खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम कहते हैं बांगर। तो ये मिट्टी के अध्याय में हम लोग जानेंगे आगे, बिहार के मिट्टी के अध्याय में। तो फिलहाल इतना ही कि ये हम लोग समझ लिया कि उत्तर में उत्तरी बिहार बाढ़ के लिए जाना जाता है, जिससे इधर वनस्पति की अधिकता होती है, कृषि भी अच्छी होती है इधर, और हिमालय नदियों द्वारा इधर नई जलोढ़ मिट्टी का विस्तार होता है। तो ठीक है, इतना हम लोगों ने समझ लिया। आइए आगे जानते हैं पठारी भाग। पठारी भाग में हम देखेंगे कि बिहार के झारखंड राज्य से सटे सीमावर्ती जिलों में पठारी भाग है, जो मतलब दक्षिण में है ना झारखंड, यहाँ इधर झारखंड है, इधर झारखंड है। तो इससे सटे जिलों में, यानी इधर हो गया कैमूर, रोहतास, बोध गया, औरंगाबाद, बोध गया, अन्य और भी ज़िले जो आप मैप में देख सकते हैं। तो इन सभी से सटे हुए क्षेत्र, यह क्षेत्र पठारी भाग है। इस क्षेत्र में पठार पाया जाता है, ठीक है। तो ये छोटा नागपुर से लगा हुआ क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर खनिज की अधिकता है, यानी बिहार में कहीं खनिज पाया जाता है तो वह दक्षिणी क्षेत्र में, बिहार के दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्र में पाया जाता है, जो झारखंड से सटे हुए ज़िले हैं। तो ठीक है, ये हमने समझ लिया। इस प्रकार कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद आदि पठारी भाग हैं। इन्हीं क्षेत्र से कुछ हद तक बिहार में खनिज पाया जाता है। रोहतास से पाइराइट्स पाया जाता है, जो बहुत एग्जामों में 63वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया था शायद, कि रोहतास में, बिहार के रोहतास जिले में पाइराइट्स पाया जाता है, ठीक है, बिहार के रोहतास जिले में। और भी खनिज पाए जाते हैं, तो हम बिहार के खनिज संपदा में हम जानेंगे। फिलहाल हम भौतिक विभाजन देख रहे हैं। तो रोहतास से पाइराइट्स मिलता है। दक्षिण बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में ही, जो ये सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ खनिज संबंधी उद्योग लगाए जा सकते हैं, क्योंकि जहाँ खनिज प्राप्त होगा वहीं पर खनिज संबंधी उद्योग लगेंगे। तो उद्योग दक्षिण बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में खनिज लगाया जाता है। तो हमने पठारी भाग देख लिया कि पठार किस क्षेत्र में है, तो सीमावर्ती, दक्षिणी सीमावर्ती बिहार में पठारी भाग है। तो आइए देखते हैं आप पर्वतीय भाग यानी पहाड़ी भाग। तो बिहार के तीसरा क्षेत्र हम जानेंगे पर्वतीय क्षेत्र। तो पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पाया जाता है। यहाँ तक ये पश्चिमी चंपारण है, और यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है, इस क्षेत्र में। तो बिहार के केवल पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं। अब केवल पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में क्यों पाए जाते हैं? तो कारण है कि हिमालय की 3 श्रेणी है। बृहद हिमालय, ये लघु हिमालय, और ये शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय जो है नेपाल और बिहार के सीमा से सटे हुए, ऐसे यहाँ से
जाते हैं, ठीक, यहाँ से सटे हुए जाते हैं। तो लगभग पश्चिमी चंपारण में शिवालिक का कुछ अंश दिखाई देता है। तो पश्चिमी चंपारण में ही केवल पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं। ओके, पर्वतीय क्षेत्र को ही 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भाग कौन कौन है जो पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं? तो रामनगर पहला, रामनगर पहला, दूसरा सोमेश्वर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी, तीसरा दून घाटी, दून घाटी। तो ये 3 क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र में बांटे गए हैं। इन तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोमेश्वर की पहाड़ी, जो अधिकतर बिहार के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिमी चंपारण पे यहाँ पर है। सोमेश्वर की पहाड़ी 2 क्षेत्र मतलब भिखना ठोरी एवं त्रिवेणी नहर के बीच स्थित है। इस साइड में भिखना ठोरी और इस साइड में त्रिवेणी नहर है, जो गंडक की सहायक है, मतलब गंडक से ही निकलती है ये नहर सिंचाई के लिए उत्तरी बिहार में। तो भिखना ठोरी एवं त्रिवेणी नहर के बीच में है सोमेश्वर की पहाड़ी। तो ज़्यादातर एग्जाम में सोमेश्वर की पहाड़ी पूछ ली जाती है। दून घाटी हम लोग देखते हैं कि 2 पहाड़ों के बीच की घाटी को दून घाटी कहते हैं, जैसे देहरादून, दूनद्वार। आप भूगोल में ये सब पढ़े होंगे, ठीक है। तो हम आज जान गए, इस वीडियो में हम लोग जाने कि भौतिक विभाजन बिहार का, और आगे हम जानेंगे बिहार की नदियाँ, और उसके बाद मिट्टी वगैरह खनिज उनिज सब हम जानेंगे। और प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि नया चैनल है। हम लोगों ने इसका नाम चेंज किया, पहले जीके वाला था तो कुछ ऑड लग रहा था, तो इसका नाम हम लोगों ने HFC रख दिया। हम लोग का HFC एक ग्रुप चलता है, उसी के नाम पर हम लोगों ने इसका नाम HFC रख लिया। ओके, नमस्कार, मिलते हैं।